शिशिर जी ने यही अप्लाई किया था और हमने उनका एक्सपीरियंस देखते हुए उन्हें जिम्नास्टिक्स का ट्रेनर अपॉइंट किया था। लेकिन फिर बहुत अफसोस हुआ उनकी मौत की खबर सुनकर। उस अपॉइंटमेंट लेटर के मुताबिक पापा 1 जून से ज्वाइन करने वाले थे ना? जी हाँ। और उनकी मौत 19 मई को हुई थी। अच्छा, उससे पहले क्या पापा की आपसे कोई बात हुई थी या उन्होंने आपको कुछ बताया था जॉब के अलावा? नहीं, मेरी उनसे कोई बात तो नहीं हुई, लेकिन हमारे क्लब का एक प्यून है हरी, उससे 1-2 बार मैंने बात करते हुए जरूर देखा है। ये हरी कहाँ मिलेंगे? जिया, आपके बारे में बहुत बात करते थे। वो बहुत अच्छे इंसान थे, साफ दिल, वरना आज के ज़माने में चपरासियों को कौन मुंह लगाता है। अच्छा, आपकी उनसे किसी बारे में बात हुई थी क्या? दरअसल वो किराए पर मकान ढूंढ रहे थे। मकान? पर क्यों? ये मुझे पता नहीं, लेकिन वो कह रहे थे कि सर्कस का जॉब छोड़कर क्लब के आसपास बस जाऊंगा, और यहाँ का जो मकान का एजेंट है वो हमारे जानने वाला है, उनसे मिलवाया था और मकान दिलवाया था। इसका मतलब उन्होंने मकान ले लिया था? हाँ, आपको नहीं पता? नहीं। क्या आप हमें उस एजेंट से मिलवा सकते हो? क्यों नहीं, अब एजेंट के पास चाबी भी होगा। चलिए। शिशिर जी के बारे में सुनकर बहुत बुरा लगा। उन्हें बताया था आपके बारे में हमें। वो हरी भैया बता रहे थे कि पापा ने कोई मकान लिया था किराए पर। जी हाँ, लिया था कुछ 11 महीनों के लिए, और उन्होंने पूरा का पूरा रेंट एडवांस में दिया था। उसकी चाबी मेरे पास है और कुछ सामान पड़ा घर में। मैं आपको चाबी देता हूँ, ये रही चाबी। अब 11 महीने के लिए ये फ्लैट आप ही का। जिया, देर हो रही है, बॉस भड़क जाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं अब चलती हूँ। थैंक यू सो मच। पापा ने मकान किराए पर ले लिया था, नौकरी भी ले ली थी और एडी अंकल के हिसाब से गांव की जमीन भी बेच दी थी। तो आखिर वो चाहते क्या थे? जिया, तुम कहती थी ना कि तुम्हारे पापा तुम्हें सरप्राइज देना चाहते थे। हाँ, मान लिया कि वो मुझे सरप्राइज देना चाहते थे, लेकिन इसके लिए उन्हें जान देने की क्या जरूरत थी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो सब प्लीज मुझे कोई अच्छी खबर दीजिए, मेरे जानवर ठीक तो हो जाएंगे ना? बहुत मुश्किल, इन सारे हाथियों में से हम सिर्फ एक आधे को ही बचा पाए। कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है सर्कस के साथ। आमदनी का कोई ठिकाना नहीं है और दवाई के खर्चे हैं कि बढ़ते ही जा रहे हैं। पता नहीं कैसे पूरे होंगे इतने सारे खर्चे। ए, शंकर, रुक भाई, रुक। कहाँ घूम रहा तू? हाँ, मालूम नहीं शो का टाइम है, समझ में नहीं आती तेरे को बात? हाँ सर, वो मैंने ही जिया प्लीज तुम जाओ यहाँ से। सर, वो प्लीज वो जिया मेरी प्लीज वजह। तुम जाओ यहाँ से। क्या बात घुसती नहीं है ना तेरे भेजे में? हाँ, वो चली जाएगी यहाँ से। वो इस सर्कस की मोहताज नहीं है। उसके साथ घूमना फिरना बंद कर, पढ़ लिख के निकल जाएगी आगे। लेकिन तुझे यही रहना है। तू या तो यहाँ पे जोकर बन के खड़ा रह सकता है, या फिर पेट पालने के लिए ना चिड़ियाघर के बाहर टिकट काट सकता है। बात घुसी भेजे में। चल जा यहाँ से, जा। शंकर, इधर आ, इधर आ। देख मेरे भाई, हमारी किस्मत में ना इस सर्कस के अलावा और कुछ नहीं है। मेरे हाथ पे तो मेरे बाप ने ये सर्कस का टैटू गुदवा दिया, लेकिन तेरी किस्मत में ना ऊपर वाले में। समझा बात को? ध्यान दे यार काम पे। हाँ, चल जा, जा। अच्छा करना, अच्छा करना, जा जा। सॉरी शंकर। अरे यार, सॉरी किस बात की, छोड़ो ना।
आज मेरे वजह से तुम्हें बहुत डांट पड़ी ना। तुम्हें तो पता है ना बॉस कितना काम करवाता है, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कभी कभी बॉस सही कहता है, क्योंकि मेरी किस्मत में ना ये सर्कस की दुनिया ही लिखी है। ऐसे मत बोलो शंकर, तुम बहुत टैलेंटेड हो और देखना एक दिन तुम यहाँ से बाहर निकल के बहुत अच्छा काम करोगे। चलो मैं मान लेता हूँ, तुम सही कह रही हो। खैर छोड़ो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। जरूरी बात? हाँ, क्या? काम करते करते मुझे याद आया, तुम्हारे पापा रातों में अक्सर बाहर निकला करते थे। मैंने उनसे एक बार पूछा था तो उन्होंने कहा मुझे नींद नहीं आती है। तो मुझे लगा तुम्हारे स्कूल की पढ़ाई की फीस के चलते वो टेंशन में होंगे, लेकिन क्या ऐसा नहीं लगता है? इसके पीछे कोई रहस्य है, हमें पता करना पड़ेगा क्या रहस्य है। पर पापा रात को क्यों बाहर निकलते थे? ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझसे बात करने के बाद ना वो हाथियों के बाड़े के पास चले जाते थे। उनके बाड़े? मुझे यकीन नहीं हो रहा है, एडी अंकल ऐसी जगह पर। अरे जिया, इसमें परेशान होने की क्या बात है? हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ सच्चाइयाँ होती है, और एडी अकेले है ना, उनके ज़िंदगी में कोई नहीं है, तो कभी कभार हो जाता है ऐसा। नहीं शंकर, मुझे एडी अंकल से ऐसी उम्मीद नहीं थी। अब रोना बंद करो, मैं पता करता हूँ। अकेली जान है, ना कोई आगे ना पीछे। क्या करेंगे एडी भैया? एडी भैया क्या, सभी जाते हैं। सब जाते हैं? एक दो के परिवार है यहाँ पे, बाकी सब गांव में है। दिल बहलाने के लिए जाए भी तो कहाँ जाएंगे वो? अच्छा, एक बात बताओ, सीसी जी तो वहाँ नहीं जाते होंगे? भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, आखिर में वो भी जाने लगे। क्या बात करते हो? ये सब कुछ तुम्हें कैसे पता है? अरे हमको नहीं पता तो किसको पता। एक औरत आती थी गाड़ी में, यही खड़ी रहती थी, शिशिर भैया को गाड़ी में ले जाती थी। वैसे बहुत खूबसूरत थी वो औरत। उर्वशी, उर्वशी, उर्वशी। शंकर, इस नंबर पे पापा ने सबसे ज्यादा कॉल किए हैं और कॉल रिसीव में भी है। आखिर ये उर्वशी है कौन? मुझे लगता है हमें पीसीओ पे जाके कॉल करके चेक करना चाहिए। चले? हेलो, क्या आप उर्वशी ठाकुर बात कर रही हैं? जी हाँ, बोल रही हूँ। कौन बोल रहा है? आप कौन है? हेलो हेलो। क्या हुआ जिया? अरे क्या हुआ जिया? हमारा शक सही निकला शंकर।
पापा के लाइफ में कोई औरत थी, उर्वशी। लेकिन ये दोनों रात में कहाँ जाते थे? नहीं, पापा ऐसा नहीं कर सकते। पापा ऐसा नहीं कर सकते। जिया, मैं जानता हूँ तुम क्या सोच रहे हो। जिया, ये मत भूलो कि सिर्फ तुम अंदाज़ा लगा रही हो। जब यहाँ तक आ गए हैं ना, हिम्मत नहीं हारेंगे, सच का सामना करके रहेंगे। अच्छा, तुम्हारे पास उस घर की चाबी है ना? हाँ। शायद वहाँ कोई सुराग मिल जाए। चलो। यार, ये तो पूरा खाली है। यहाँ क्या मिलेगा? तुम अलमारी में देखो, मैं इधर देखता हूँ। कुछ मिला? नहीं। शंकर! क्या हुआ? पिस्तौल? पर पापा को पिस्तौल की क्या जरूरत थी? ये क्या है? शंकर, ये तो उर्वशी ठाकुर के नाम से है। क्या? जिया, मुझसे नजरें क्यों चुरा रही हो तुम? बैठो बैठो। मैं जानता हूं तुम मेरे बारे में क्या सोच रही हो, और ये भी जानता हूं कि उस रोज तुम मेरा पीछा कर रहे हो। तो फिर आप ये भी जानते होंगे कि मैं आपसे बात क्यों नहीं करना चाहती हूँ। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, इसलिए थोड़ा अजीब लगा। It's okay। वैसे भी मैं कौन होती हूँ आपको कुछ कहने वाली? आफ्टर ऑल ये आपकी लाइफ है। तो तुम कटघरे में खड़ा कर रही हो मुझे। अच्छा लग रहा है मुझे ये जान करके कि तुम बहुत जल्द ये दुनियादारी सीख रही हो। ये बाहर की दुनिया है, ये हमारी दुनिया से बहुत अलग है। जानते, इतनी सी थी तुम, जब से देखा हूं तुम ऐसे ऐसे भरोसा करती हो सब और पूरी तरह से डिपेंड हो जाती है, और सोचती ये कि इसी तरह के लोग तुम्हें वहां उस बाहर की दुनिया में मिलेंगे। लेकिन वहां ऐसा है नहीं जी। बस रेस में एक दूसरे से आगे भागने की कोशिश करते हैं। मैं उस दुनिया की बात नहीं कर रही हूँ, मैं इस सर्कस के अंदर काम करने वालों की बात कर रही हूँ। मैं आपकी बात कर रही हूँ। अरे मैं भी इंसान हूं जिया, एक कमजोर, एक बेकार, एक लाचार इंसान हूं जो साला जिंदगी में कुछ कर ही नहीं पाया।
और एक नाकामयाब इंसान जोकर बन के रह गया। अच्छा लगता है ये देखकर कि तुम बड़ी हो रही हो, लेकिन बेटा जिस दिन तुम सच में बड़ी हो जाओगी तब समझोगे तुम कि इस दुनिया में अकेला रहना कितना मुश्किल है। और साला वो भी मेरे जैसे लूजर इंसान का। सही कह रहे हैं आप। वैसे जरूरतें तो मेरे पापा की भी होंगी ना। शिशिर, मैं पापा की बात कर रही हूं। कुछ अलग ही टाइप का आदमी था वो, बल्कि मेरी नजर में तो इंसान था ही नहीं, कुछ जैसे मानो फरिश्ता। जब तुम्हारी मां चल बसी थी तो इसी सर्कस की कितनी खूबसूरत लड़कियां उसके आगे पीछे घूमा करती थी, उसका हाथ पकड़ना चाहती थी, लेकिन नहीं, उसने कभी पलट के देखा ही नहीं। बस जब भी मेरे साथ बैठा करता था तो एक ही बात की रट लगाए रहता था, मेरी बीवी मेरी बीवी, और मेरी बीवी के बाद अगर कोई है तो मेरी बेटी। अरे मैं तो था ही लूजर। मानता हूं कि मेरे संबंध रहे हैं औरतों के साथ, शिशिर के नहीं, कभी नहीं, चाहे जितनी भी हूर की परी क्यों ना आ जाए। उस साले का ईमान कभी टकमकाता ही नहीं था। उर्वशी से भी नहीं? उर्वशी को कैसे जानती है? ये सवाल मुझे आपसे करना चाहिए। मैं भी उसे नहीं जानता हूँ। वो तुम्हारे पिता के गुजरने के बाद वो मुझसे मिलने की कोशिश करती थी, मैंने कभी नहीं की। तो क्या बताया उसने पापा के बारे में? प्लीज तुम इन सब चक्करों से दूर रहो बेटा, बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, बस। और जितनी जल्दी हो सके इस गंदगी से दूर चली जाओ। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली हूँ, ये बात आप भी जानते हैं। तो प्लीज मुझे बताइए कि ये उर्वशी का क्या चक्कर है। प्लीज मुझे बताइए, प्लीज। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिल थाम के बैठिए, क्योंकि अब आपके सामने शुरू होने जा रहा है हमारे सर्कस का सबसे हैरतअंगेज करतब। तो तालियों से स्वागत कीजिए हमारे इन होनहार आर्टिस्ट का। एम्बुलेंस बुलाओ। हेल्प करो। एडी, एडी क्या हुआ एडी? उठिए। एडी, 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 कैसे हुआ ये सब? कैसे हुआ? एडी, एडी, एडी क्या हुआ एडी? क्या हुआ एडी? नहीं, आप ऐसे नहीं मर सकते। उठिए। एडी क्या हुआ एडी? क्या हुआ एडी? एक हफ्ते में दो मौतें। पहले शिशिर, जिसकी मौत खुदकुशी के बजाय कत्ल की तरफ ज्यादा इशारा कर रही थी, और फिर एडी, जो कि जिया को शिशिर और उर्वशी के बारे में कुछ बताने वाला था, उसकी भी मौत हो गई। गुत्थी उलझती जा रही थी। क्या जिया इस पहेली को कभी सुलझा पाएगी?
बाइक का टायर पंक्चर होने की वजह से यह हादसा हुआ है इंस्पेक्टर साहब। एडी टॉप स्पीड पे बाइक चला रहा था, टायर पंक्चर हुआ तो बैलेंस बना के नहीं रख सका और नीचे गिर गया। जयवीर साहब, एक हफ्ते में ये दूसरी मौत है आपके सर्कस में। ये हो क्या रहा है? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा इंस्पेक्टर साहब। शिशिर ने तो खुदकुशी की, लेकिन एडी वो तो एक टॉप प्रोफेशनल था। सालों से इस सर्कस में हजारों बार ये स्टंट दिखा चुका था। पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा इंस्पेक्टर साहब, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरा सर्कस सब खत्म होता जा रहा है। मैं अंधविश्वासी नहीं हूं, लेकिन पिछले कुछ दिनों की वजह से मैं ये विश्वास करने पर मजबूर हो गया हूं कि हमारी इस सर्कस को किसी की नजर लग गई। कभी खुदकुशी, कभी एक्सीडेंट। पिछले एक हफ्ते में हमने अपने 2 सबसे होनहार आर्टिस्ट खो दिए हैं और उनका जाना हमारे लिए एक बड़ा नुकसान। इंसान ही नहीं, जानवरों की हालत भी ठीक नहीं है। एक एक करके सारे हाथी बीमार हो रहे हैं। इसलिए मैंने फैसला किया कि हमारी सर्कस अब इस जगह पर और नहीं रुकेगी। हम ये शहर छोड़ देंगे। मैं आप लोगों को और खतरे में डालना नहीं चाहता। हमारा अगला शो यहां का आखिरी शो होगा, बट द शो मस्ट गो ऑन। पब्लिक आ गई है, आप सब लोग तैयारी कीजिए। सर, गुड लक। जिया, तुम यहाँ पे हो? मैं तुम्हें पूरे सर्कस में ढूंढ रहा हूँ। क्या हुआ जिया? यहाँ बैठ के क्या सोच रही हो? कुछ गड़बड़ है शंकर। पहले पापा की मौत को सुसाइड बोला गया, और अब एडी अंकल जब मुझे उस औरत के बारे में बताने ही वाले थे तो उनकी भी मौत हो गई, वो भी बाइक का टायर पंचर होने की वजह से। मैं नहीं मानती हूँ। सोचो शंकर, एडी अंकल की बाइक का टायर, ये कैसे हो सकता है? एडी अंकल अपने हर एक्ट के पहले अपनी बाइक के टायर और इंजन को 2 से 3 बार चेक करते थे। तुम्हारा मतलब एडी की मौत के पीछे भी? शंकर, मैंने इसी सर्कस में जन्म लिया है और मैं यहाँ ही बड़ी हुई हूँ। जो कुछ भी चल रहा है ना, इसके पीछे जरूर कोई राज है। पापा और एडी अंकल की मौत को सुसाइड और एक्सीडेंट बताकर हमारे और पुलिस की नजर में धूल झोंकी जा रही है। जिया, तुमने सुना ना, बॉस ने अनाउंसमेंट किया है कि अगला शो इस सर्कस का आखिरी शो होगा, और इसके बाद हम ये शहर छोड़ के दूसरे शहर चले जाएंगे। यही तो प्रॉब्लम है शंकर। अगर एक बार ये सर्कस यहाँ से शिफ्ट हो गया ना, तो हम कभी पापा की और एडी अंकल की मौत की वजह का पता नहीं लगा पाएंगे। हमें जो कुछ भी करना होगा अब भी करना होगा। प्लीज शंकर। लेकिन जिया, हम इतने कम टाइम में क्या करेंगे? चलो मेरे साथ। पापा के नाम पे?
खोल के देखो क्या लिखा है इसमें। पैथोलॉजी लैब से। बताओ ना क्या लिखा है इसमें। ये तो हाथियों के ब्लड रिपोर्ट्स है। ब्लड रिपोर्ट हाथियों के? लेकिन ये पापा के लिए क्यों आए, वो भी यहाँ पे? ना तो वो जानवरों के डॉक्टर थे और ना ही सर्कस के मालिक। कुछ समझ में नहीं आया। तो इस रहस्य का पर्दा सिर्फ एक ही व्यक्ति उठा सकता है। उर्वशी। हाँ। चलो। जिया, आओ अंदर। किसी ने नहीं आते हुए देखा तो नहीं ना? नहीं। आओ बैठो। कुछ लाए हो ना? ओह, इसका मतलब हमारा शक सही निकला। कैसा शक? जिया, क्या शिशिर का अधूरा काम तुम कर पाओगी? क्या पापा का खून हुआ था? शायद, लेकिन धीरे धीरे इसके बारे में हमें पता चल जाएगा। लेकिन पहले हमें इस राज के बारे में पता चले, उसके बाद सब क्लियर हो जाएगा। मुझे क्या काम करना होगा? देखो जिया, मैं तुमसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि इसमें खतरा है और तुम अभी बहुत छोटी हो। तुम्हारे सामने तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है। इसमें जान का खतरा है। शिशिर के जाने के बाद मैंने एजी से कांटेक्ट किया था और उससे कोशिश भी की, लेकिन फिर भी उसका खून हो गया। मुझे पता है। मैं तैयार हूँ। मेरे पापा के अधूरे काम को मैं पूरा करूंगी। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हें करना क्या है। जब रात में सब सो जाए तो तुम्हें बड़ी होशियारी से हाथियों के बाड़े तक जाना है। लेकिन ध्यान रखना कि तुम्हें वहां आते जाते हुए कोई ना देखे, और वहां पहुंच के तुम्हें हाथियों का ब्लड सैंपल इस इंजेक्शन में लेना है और वही ब्लड सैंपल लाके मुझे देना है। मैं तुम्हारा पहले से इंतजार करूंगी वहां। जैसे कि हमारे आज तक के सारे शोज कामयाब हुए हैं, मैं चाहता हूं कि हमारा ये आखिरी शो भी यादगार बने। पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ है, मुझे पता है आप लोगों के लिए आसान नहीं रहा होगा, लेकिन अब वक्त आया है कि हम अपने उन दोनों साथियों को, उन दोनों महान आर्टिस्ट को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें और इस शहर को एक यादगार पल दें। और यह तभी मुमकिन होगा जब आप लोग मेरा साथ देंगे। आप लोगों ने इस सर्कस के लिए आज तक जो कुछ भी किया है, उसके लिए मैं आप सब लोगों का आभारी रहूंगा। थैंक यू वेरी मच। शाबाश, शाबाश, गुड लक, गुड लक, शाबाश, गुड लक जिया।
ओके सर। मैम ये रिपोर्ट अच्छी तो नहीं है। हो गई सारी तैयारी? यस। ऑल सेट? गुड। जी आप, आज हमारा आखिरी शो है। मैं चाहता हूं कि हम इस शो को स्पेशल बनाएं। तो क्या तुम मेरे कहने पर इस सर्कस के लिए एहसान के साथ वो ट्रेपीज ऐड कर सकती हो आखिरी बार? प्लीज। ठीक है सर, मैं करूंगी। थैंक यू वेरी मच। मैं बता नहीं सकता हूं कि तुमने मुझ पर कितना बड़ा उपकार किया है। मैं तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। एक्चुअली क्या है कि आखिरी शो के नाम पर मेरे पास ऑडियंस को देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि तुम्हारा और एहसान का ये ट्रेपीज एक्ट लोग एक लंबे समय तक याद रखेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। थैंक यू, शाबाश। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज आपके शहर में हमारे इस सर्कस की आखिरी शाम है, और हम चाहते हैं, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि ये शाम आपके लिए एक यादगार शाम साबित हो। और इसे यादगार बनाने के लिए हम आपके लिए लाए हैं एक तोहफा। आज तक आपने एक ट्रेपीज आर्टिस्ट को एक जोकर को कैच करते हुए देखा है। उसका पजामा हाथ में रह जाता है, जोकर गिर जाता है। लेकिन आज का ये खेल अलग है। इस खेल में एक लड़की को एक जोकर कैच करेगा, और अगर जोकर से जरा सी भी गलती तो लड़की की जान जा सकती है। आपको जोकर के एक्ट पर हंसी नहीं आएगी, बल्कि आपके दिल की धड़कनें रुक जाएंगी। तो हो जाइए तैयार। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये फाइनल एक्ट पसंद आएगा। तो तैयार हो जाइए इस एक्ट के लिए। शायद उस तरफ है, देखते हैं। वो देखिए, पकड़ो उसे। रुको, पकड़ो उनको। क्या ये क्या है? कुछ भी नहीं साहब, ये हाथी की दवाई है। झूठ बोल रही है इंस्पेक्टर साहब, ये दवाई नहीं हो सकती। सच बता। हाथी की तबीयत खराब है, इसी वास्ते लगाना। तबीयत खराब क्या? लगा साले को? नहीं, मैं बताता हूँ सर। हम हाथियों को जहर का इंजेक्शन लगा रहे थे। हाथियों को मारकर हम ब्लैक मार्केट में बेचने का प्लान बना रहे थे। ब्लैक मार्केट? सालो, किसके लिए काम करते हो? कौन है तुम्हारा बॉस? पता कौन है? इस सर्कस के मालिक जयवीर साहब। जयवीर? हाँ सर। कहाँ मिलेगा? सर्कस में अंदर। चलिए ढूंढते उन्हें। चलिए आइए। जी यार, क्या तुम ये कर पाओगे?
मुझे करना ही होगा शंकर। इस सर्कस के साथ साथ मैं अपने हर डर को दफन कर देना चाहती हूँ। जिया, बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स। मालिक है आपका? मालिक मुझे नहीं पता नहीं। मेरे को नहीं मालूम। जसवीर कहाँ है? मुझे नहीं पता, वो शायद अंदर होगा। तो आखिर वो दिन आ ही गया। आज इस सर्कस का आखिरी शो है। सर, क्या कोई है? चले देखते हैं। ये कहीं जेविर तो नहीं है? चलिए देखिए। पलटो इसको। नहीं, ये जेविर नहीं है। चलो चलिए कहीं और देखते हैं। आइए। चलो जल्दी चलो। आप यहाँ? एहसान कहाँ है? बॉस कहाँ है? बॉस कहाँ है? जिया कहाँ है? जिया ऊपर है। ये जोकर कौन है? एहसान है। एहसान एहसान? एहसान तो बेहोश मिला है पुलिस को बाहर। जिया को खतरा है। नेट लगाओ। जाल ऊपर करो जल्दी। एहसान की क्या जरूरत है? इस काम के लिए मैं ही काफी हूँ। मतलब ये कि तूने भी वही गलती की जो तेरे बाप ने की थी। जल्दी जाल ऊपर करो। जल्दी करो। मेरा प्लान खराब करने की गलती, और जब गलती एक जैसी है तो उसकी सजा भी एक जैसी मिलनी चाहिए। क्यों? तो आपने मेरे पापा का खून किया? हाँ मैंने किया, और एडी का भी, और जो भी मेरे रास्ते में आएगा उसका यही अंजाम होगा। और अब तेरी बारी है। और वो है जेविर। Have a nice journey, जिया। ले चलो इसे। छोड़ो मुझे। रुकिए, मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। इस सर्कस के हर एक इंसान को यह पता चलना चाहिए कि यहाँ कितना बड़ा धोखा हो रहा है। जिस सर्कस के लिए ये लोग अपनी जान दांव पे लगा रखे हैं, उसके यार में यहाँ क्या चल रहा है? कुछ दिन पहले मेरे पास शिशिर जी का फोन आया। वो मुझसे मिलना चाहते थे। शायद उनको शक हो गया था कि यहाँ हाथियों की जान को खतरा है, तो मैंने उन्हें हाथियों के ब्लड सैंपल्स लाने के लिए कहा था, जिससे मुझे ये पता चल जाए कि धीरे धीरे हाथियों को जहर देकर मारा जाता। उस वक्त शिशिर अपनी बेटी की पढ़ाई को लेकर बहुत परेशान थे। उन्होंने गांव की जमीन बेचकर पैसा इकट्ठा कर लिया था और किसी स्पोर्ट्स क्लब में जॉब के लिए अप्लाई भी कर दिया था, क्योंकि वो एक ऐसी जगह काम नहीं करना चाहते थे जहां कला के नाम पर संगीन जुर्म हो रहा था। मैंने शिशिर को अपने लाइसेंस रिवॉल्वर दे दी थी, क्योंकि उसकी जान को खतरा था। फिर भी वही हुआ जिसका मुझे डर था। कुछ कहना है तुम्हें? हम अपना तरीका अपनाएं। आजकल के जमाने में सर्कस की कोई औकात नहीं है। सुना तुम लोगों ने? जिंदा जानवर पैसे नहीं देता, मरा हुआ जानवर पैसे देता। इसलिए पैसा कमाने के लिए ये जानवरों को मार के अच्छे दाम पे बेचने का प्लान था मेरा। शिशिर, तेरा बाप और एडी, उसे मैंने मारा है, मैंने। क्योंकि अगर वो अपना मुंह खोल देते तो मेरे सारे प्लान पे पानी फिर जाता। क्या समझ क्या रखा तुम लोगों ने? इन लोगों को पालना आसान है क्या? सब ठीक ही चल रहा। जिया सर्कस छोड़ के अपने कॉलेज चली गई होती, लेकिन नहीं, इसे तो यहीं रुकना था। बस अब प्लान खराब कर दिया इसने मेरा। तेरे को मैं छोड़ूंगा नहीं, तेरे को मैं छोड़ूंगा नहीं मैं। चलो। तुम जानते हो सर्कस कैसे चलता है? पैसे से नहीं, भरोसे से।
सर्कस का हर एक इंसान, हर एक शो, हर एक परफॉर्मेंस भरोसे पे निर्भर करता है। और तुमने अपने घिनौने प्लान की वजह से हम सबका भरोसा तोड़ा है। तुम्हारा पेट भी बाला मैंने। मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। ले चलो। अब आप लोग क्या करेंगे? वही जो अब तक करते आए। ये सर्कस जैसे चलता था वैसे ही चलता रहेगा। बिकॉज सर्कस के मालिक जयवीर को शिशिर और एडी की हत्या, जिया की हत्या की कोशिश और हाथियों को मारने की कोशिश के जुर्म में आईपीसी के सेक्शन 302, 307 और 429 के तहत उम्र कैद की सजा हुई। जानवरों के डॉक्टर सिन्हा और महावत जगताप को हाथियों को मारकर उनकी तस्करी करने की कोशिश के जुर्म में आईपीसी के सेक्शन 429 के तहत 5-5 साल कैद की सजा सुनाई गई। सर्कस के कलाबाज करतब दिखाते वक्त अपनी जान एक दूसरे के हाथों में सौंप देते हैं और सर्कस के जानवर भी अपने ट्रेनर्स के भरोसे ही अपने करतब दिखाते हैं। जयवीर इन सबके साथ विश्वासघात करके बेजुबान जानवरों को एक एक करके मार रहा था और जब उसे अपनी सच्चाई सामने आती हुई दिखी तो उसने अपने सबसे पुराने और भरोसेमंद कलाबाजों शिशिर और एडी को भी जान से मार डाला। इस तरह से जानवरों का शोषण सिर्फ सर्कस में ही देखने को नहीं मिलता है। बहुत से लोग हैं जो अपने घरों में अपने पालतू जानवरों के साथ भी ऐसा व्यवहार करते हैं, जबकि हम में से ज्यादातर लोग अपने पालतू जानवरों को परिवार का सदस्य मानते हैं। यहां हम आपको बता दें कि जानवरों का इस तरह से शोषण करना कानूनन अपराध भी है और इस अपराध को हम आसानी से रोक सकते हैं। जरूरत है तो बस थोड़ा सा सावधान रहने की। इसी के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। देखते रहें सावधान इंडिया, फाइट बैक नाउ।